गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आपको पता होगा दैनिक जागरण और जनसत्ता का जो राष्ट्रीय संस्करण का जो संपादकीय होता है, जो मुख्य पृष्ठ होता है, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर अन्य प्रतियोगी एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है या आप ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं इस लेख से संबंधित या हमसे संबंधित, तो आप जाकर अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे तेरी रहबरी का सवाल है, ठीक है। और इसे लिखा है तवलीन सिंह ने। और ये बुक कुछ लोग ये मानते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल लेखक हैं, क्योंकि ये कभी कभार समाज को और देश को आईना दिखाने का कार्य करती हैं। पर कुछ लोग इनसे बहुत ही अंतर्विरोध भी रखते हैं। तो इनके बारे में आज देखेंगे इनकी जो सोच है क्या है इस कंटेंट के माध्यम से। क्योंकि जिस चीज़ को इन्होंने आईना दिखाने का कार्य किया है उसे समाज में, देश में कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इन्होंने लिखा है, राजनेताओं की रहबरी पर सवाल उठ रहे हैं इन दिनों दुनिया भर में इस महामारी के कारण। इसका सीधा सीधा अर्थ ये भी निकाल सकते हैं, आप सच्चाई से बताइएगा, दिल से बताइएगा। आपके क्षेत्र में जितने भी एमपी एमएलए हैं, क्या इन कोरोना जो कोविड-19 की वजह से जो समस्याएं उपजी हुई हैं पूरे देश में, दुनिया में, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर आपके गांव में आया, आपसे मिला, आपकी ज़रूरतों के बारे में जानने की कोशिश किया, आपकी समस्याओं के बारे में पूछने का जज्बा रखा? कोई आया आपको? मतलब पूरी तरह से ये लोग गायब हैं। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए एमपी एमएलए कि आपको पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई है कि क्षेत्र विशेष का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, उस क्षेत्र विशेष से जो भी समस्याएं रिलेटेड होंगी आप उस बात को विधानसभा के पटल या संसद के पटल पर रखेंगे, जिनके माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पर सर आप लोग गए कहाँ? मैं खास तौर से बता दूं, अपने यहाँ जो हमारे यहाँ के एमपी एमएलए हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या समस्याएं हैं, क्या बेरोजगारी है, किन के फसल नष्ट हो चुकी हैं तमाम तरह की बीमा कंपनियों के माध्यम से। यदि वहाँ पे एमपी एमएलए यह आश्वासन देता कि यदि किसी के घर पे किसी प्रकार की विपदा है, वहाँ पर जाकर लोगों से राय मशवरा करता, एक्चुअल में उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करता, समस्याओं को आइडेंटिफाई करता, बात तब होती। पर ये लोग जैसे लगता है कि एक बार बन गए ना तो ज़िंदगी भर के लिए हमें वो पद मिल गया। यही कारण है कि अगली बार जब चुनाव होगा तो आप लोगों की ये जो जनता औकात याद दिला देती है। जो करेगा उसी की जनता गुणगान गाएगी, अन्यथा ये जो झूठे वादे करके आप लोग सरकार बनाएंगे ना, फिर अगली बार आपको दिखेगा। कोविड-19 के हमाम में सब नंगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कई हफ्ते इस बीमारी के बारे में इतनी लापरवाही दिखाई कि युद्ध स्तर की तैयारी के बजाय उन्होंने कहा कि फ्लू है और फ्लू से कौन डरता है। तो मैं बता दूं, जब इनिशियली जब वहाँ से स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो जिस तरह के बयान दिए जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा, नहीं ये कुछ नहीं है, ये हमारे यहाँ कुछ कर नहीं पाएगा, ये एक चाल है हमारे बाज़ार को ध्वस्त करने का। उसके बाद देखते ही देखते 15 से 20 दिन के अंदर हज़ारों लोग अपने हाथ से जान से हाथ गंवा बैठे इनकी लापरवाही के कारण। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर पिछले सप्ताह इल्ज़ाम लगा कि उनके एक करीबी अधिकारी ने लॉकडाउन की पाबंदियों तोड़कर लंबी यात्रा की सिर्फ इसलिए कि ऐसा उल्लंघन कर सकते थे। सोचिए, जब आप किसी भी देश में हों, आप हो सकता है आप एमपी एमएलए हों, पर जब देश में व्यापक स्तर पर लॉकडाउन लगा हुआ है तो आप भी बाध्य हैं उसे मानने के लिए, जिस तरह से एक आम इंसान उस जो भी आपने योजना, जो भी गाइडलाइंस जारी किए हैं उसे मानने के लिए आप भी बाध्य हैं। पर किस प्रकार से उन्हीं लोगों के द्वारा इस रूल रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं जिन लोगों के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो देश की जनता है उसमें भरोसा कम हो जाता है कि आपको तमाम तरह के अलग प्रिविलेज दिए गए हैं, अलग प्राथमिकताएं दी गई हैं, और हम लोग क्या हैं, हमारे साथ दोयम दर्जे का भेदभाव किया जा रहा है। चीन के शी जिनपिंग को तो दुनिया के कटघरे में खड़ा कर दिया है, और आरोप उन पर यह है कि जब इस महामारी के पहले असर दिखे वुहान में, उनकी सरकार ने विश्व को सावधान करने के बजाय उन वैज्ञानिकों और
चिकित्सकों को दंडित किया जिन्होंने कहा कि एक नया विषाणु पाया गया जिससे पूरे विश्व को खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ को मैं बता दूं, तकरीबन 8 से 10 की संख्या में डॉक्टर थे जिन्होंने चाइना के का जो स्थानीय वहाँ पे, चाहे अखबार रहा हो चाहे स्थानीय प्रशासन रहा हो, उसने इस बात को सार्वजनिक करने की कोशिश की कि ये जो वायरस है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही विध्वंसकारी होगा यदि इस पर सार्वजनिक नहीं किया गया इस बात को। पर किस प्रकार से वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन था उन लोगों को जेल में डाल दिया गया और कुछ लोगों की मौतें भी हो गई। तो ये समस्याएं हैं। तो कहीं न कहीं पूरा जो संदेह है कि पूरी तरह से वुहान के वायरोलॉजी लेबोरेटरी में ये बनाया गया है वो सही है, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़ा वहाँ पे वायरस प्रयोगशाला है वुहान सिटी में। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़िए। भारत में भी गलतियाँ हुई हैं गंभीर किस्म की, जिनमें दो सबसे बड़ी गलती ये रही कि इस महामारी को लेकर भारत सरकार ने इतनी लापरवाही दिखाई थी। शुरू में एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारी घोषित करने के 10 दिन बाद दिल्ली में तबलीगी जमात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को गृह मंत्री ने रोका नहीं। तो बता दें 10 दिन बाद जो दिल्ली में तबलीगी जमात का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें जो सहमति दी गई थी, जो स्वीकृति एक्सेप्टेंस होता है वो गृह मंत्री के थ्रू ही लिया जाता है, उसमें सीएम के बस की बात नहीं है। क्यों नहीं रोका आज तक हम नहीं जानते हैं, इसलिए सवाल अभी भी उठाया जा रहा है। इससे भी बड़ी गलती भारत सरकार की रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। पिछले हफ्ते कड़ी धूप में घंटों खड़े भूखे प्यासे मजदूरों ने टीवी पत्रकारों को खोलकर कहा कि उनको घर वापस जाने के लिए मोहलत और मदद मिलनी चाहिए। सही कहते हैं कि ये बेहाल परेशान लोग अन्य देशों में भी लॉकडाउन हुए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे महानगर में जहाँ इस संक्रमण ने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, रेल सेवाएं रोकी नहीं गई हैं ताकि आम शहरी को असुविधा न हो। ऐसा हम भी कर सकते थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप जाति धर्म की राजनीति करेंगे तो आप ज़िंदगी भर इसी तरह जिएंगे, मतलब कोई विकास होने वाला नहीं है और इसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे, आपके अगले आने वाली जनरेशन पे दिखेगा। मतलब हम इतने ज़्यादा बचपन से ही इन सारी चीज़ों में, इन मानसिकताओं से घिर गए हैं ना, इतनी पीड़ित हो गए हैं कि कभी कभार शर्म आने लगती है कि हम किस देश की, किस विचारधारा की कल्पना कर रहे हैं। आज कुछ लोग हैं जो कम्युनिस्ट होना, वामपंथी होना लोग गाली देते हैं, वो वामपंथी है, वो कम्युनिस्ट है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले जाके कम से कम BA पास कर लो, ठीक है। कम्युनिस्ट और वामपंथी जो विचारधारा, उसका एक्चुअल में डिफिनेशन पढ़ लीजिए अब किताबों के माध्यम से, व्हाट्सएप के जरिए नहीं। जो वामपंथी विचारधारा वो गलत नहीं है, पर जैसे मैं बता दूं इस्लाम है ना, अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मेरी जिम्मेदारी, अगर आप मेरे चैनल पर आकर पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ों की बारीकियों को मैं सही से बताऊं आपको। इस्लाम चाहे हिंदू रिलीजन हो, कोई भी धर्म गलत नहीं होता। कोई भी धर्म किसी की हत्या करने के लिए वहाँ पे नहीं लिखा गया है। पर देखिए इस्लाम को जो मानने वाले लोग हैं वो गलत हैं। इस्लाम कभी नहीं कहता कि बम बांध कर कूद जाओ। हिंदू धर्म कभी नहीं कहता कि आप संत होकर किसी बच्ची का रेप करें, ठीक है। ठीक उसी तरह वामपंथी जो है दोस्तों ने, वामपंथी जो विचारधारा है वो अमीर वर्ग के खिलाफ बहुत पहले किसानों के माध्यम से, गरीबों के माध्यम से वो निकाली गई थी, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार दिखाया गया था, वो होता है वामपंथी। पर हमारे देश में किस प्रकार से इसका राजनीतिकरण करके कुछ लोगों ने ये भरोसा दिलाया कुछ लोगों को कि हम आपका वामपंथी विचारधारा को आगे ले जाएंगे, बाद में उसका राजनीति करके उसको गलत तरीके से पेश किया गया कि हम भारत विरोधी कार्य करेंगे। और आज ज़्यादातर लोग यही हैं, वो यही सोचते हैं कि जो वामपंथ होता है वो भारत विरोधी कार्य करने को कहा जाता है। पर दोस्तों एक्चुअल में जो वामपंथी का मतलब होता है ना, जो मजदूर हैं, जो शोषित है, जो किसान है, उनके लिए जो आवाज़ उठाई जाती है उसका वो मतलब होता है। इससे भी बड़ी गलती भारत सरकार की रही प्रवासी मजदूरों को लेकर। पिछले हफ्ते कड़ी धूप में घंटों खड़े भूखे प्यासे मजदूरों ने टीवी पत्रकारों को खुलकर कहा कि उनको घर वापस जाने के लिए मोहलत और मदद मिलनी चाहिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, यदि आपसे कोई डिबेट करता है वामपंथी और नक्सलाइट होते हैं, नक्सलवादी होते हैं, तो उस मूर्ख को बताइएगा इसमें बहुत बड़ा अंतर है। वामपंथ होना एक आइडियोलॉजी है, नक्सलवादी भी एक विचारधारा है। पर नक्सलवादी जो होते हैं वो देश विरोधी कार्य करते हैं, वो जो है हिंसा का रूप लेते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। इसलिए वामपंथी
और नक्सलवादी में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि आपको फिल्मों के माध्यम से समझना है तो एक मूवी आई थी, हो सकता है आपको नाम पता है, क्या नाम था उसमें जो एक्टर है, मैं बता देता हूँ, आप सजेस्ट कर लीजिएगा। आपके अर्जुन रामपाल हैं, ठीक है, और बॉबी देओल के मतलब रिलेशन का कोई है, क्या नाम है, अभय देओल जी हैं। मतलब इतना उम्दा इन्होंने एक्टिंग किया है। और प्रकाश झा की ये मूवी है, आप लोग इस मूवी को देखिएगा। और ये तो है नक्सलाइट के ऊपर। और एक फिल्म है सुनील की है, जो साउथ इंडिया की फिल्म है, जो आप दक्षिण भारतीय मूवी जो आप देखते हैं, सुनील है उसमें। उसमें ये दिखाया गया कि किस प्रकार से एक जो वामपंथी होते हैं, कम्युनिस्ट होते हैं, वो अमीरों के खिलाफ, बाहरी उत्पादों के खिलाफ किस प्रकार से लड़ रहे हैं। उस फिल्म के माध्यम से आप लोग थोड़ा समझेंगे, और ज़रूरी है, समझिए और देखिए लोगों की सच्चाइयों को। कोई ज़रूरी नहीं जो लोग बड़े बड़े नेता आधे से ज़्यादा तो अनपढ़ बैठे हैं संसद में, जो कह देते हैं वो मान लेते हैं। अपना भी थोड़ा सा दिमाग चलाया करिए आप लोग। सही कहते हैं ये बेहाल परेशान लोग। अन्य देशों में भी लॉकडाउन हुए, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे महानगर में जहाँ इस संक्रमण ने हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, रेल सेवाएं रोकी नहीं गई ताकि आम शहरी को असुविधा ना हो। ऐसा हम भी कर सकते थे। समझ नहीं आता कि हमारे शासकों ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। समझ में नहीं आता कि नरेंद्र मोदी ने जब बालकनियों पर आकर लोगों को दिए जलाने का आदेश दिया था, कैसे उनके जहन में नहीं आया कि देश के करोड़ों लोगों के घरों में बालकनियां छोड़ो, पक्की छतें भी नहीं हैं। सो आज तक लाखों की तादाद में बेरोजगार, बेघर किए गए मजदूर इंतजार उस मदद की कर रहे हैं जिससे वे अपने गांव तक जा सकें। पिछले हफ्ते उस नन्हे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ जो अपनी मरी हुई मां के ऊपर से चादर उठाकर उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी तस्वीरें इतनी सारी देखने को मिली कि सर्वोच्च न्यायालय को आखिरकार पिछले हफ्ते प्रवासी मजदूरों के हाल को लेकर भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करना ही पड़ा। कुछ सप्ताह पहले जब कई लोगों ने प्रवासी मजदूरों के हाल पर PIL दर्ज किए थे, तो न्यायाधीशों की राय थी कि उनको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका है, तो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए उनके समर्थक कहते फिर रहे हैं कि दोष नरेंद्र मोदी का नहीं, दोष उन मुख्यमंत्रियों का जिन्होंने मजदूरों को शहरों में रोक कर रखने के लिए व्यवस्था नहीं की। कीचड़ अब इतना उछाल रहे हैं कि हमारे राजनेता एक दूसरे पर की भूल से गए हैं कि अब भी ये लाचार लोग मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ। जिस तरह की हमारे देश में राजनीति कर रही है, चाहे धर्म आधारित हो, चाहे क्षेत्र विशेष आधारित हो, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जानते किसका हो रहा है? गरीबों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, प्रवासी लोगों का हो रहा है। और आपको तमाम तरह की योजनाओं से वंचित रखा जाएगा। इसलिए आप लोग जागिए, अपने में लड़ने के बजाय उन सरकार, उन संस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा करिए, उंगली उठाइए जहाँ पर आपके अधिकारों का दमन किया जा रहा है, आपकी ऊर्जा का शोषण किया जा रहा है, आपके वोट के मतों का ऐसे खुले में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आप अपनी योग्यता और सामर्थ्य दिखाइए, ज़रूरत है एकजुट होने की। पिछले सप्ताह इंसानियत का चमकता उदाहरण बेंगलुरु के राष्ट्रीय न्याय कॉलेज के छात्रों ने दिखाया, जब उन्होंने लाखों रुपए चंदा इकट्ठा करके मुंबई से रांची तक एक विमान का इंतजाम किया, जिसमें कुछ मजदूरों को घर वापस भेज दिया गया। झारखंड सरकार ने भी इनकी मदद की। रांची एयरपोर्ट पर बसों की व्यवस्था करके उनको अपने गांव तक लेकर गई। अभिनेता सोनू सूद ने भी अपने पैसों से बसों की व्यवस्था की है मुंबई में, जो मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचा रही है। उनके फ़ोन पर मदद के लिए इतने दरखास्त आ रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट करके दिखाया कि कितने आ रहे हैं ये दरखास्त। आश्वासन उन्होंने यह भी दिया कि जब तक प्रवासी मजदूरों की समस्या समाप्त नहीं होती, तब तक वे उनकी सहायता करते रहेंगे। इतना कुछ अगर आम नागरिक कर सकते हैं, तो सोचिए सरकारें क्या कर सकती थी अगर करना चाहती। मोदी के कुछ करीबियों से मैंने जब भी इन मज़दूरों के बारे में बात की, तो उनका एक ही जवाब होता है, मोदी ने प्रधानमंत्री होते तो हमारे देश में लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरते, लाशों के ढेर लग गए होते। हो सकता है कि पहली पूर्णबंदी में सिर्फ 4 घंटों की मोहलत ज़रूरी थी, लेकिन क्या 2 महीनों के बाद भी हमारे राजनेताओं के पास इन बेहाल लोगों की सहायता करने के लिए न फुर्सत रही, न कम से कम इतनी हमदर्दी जितनी आम नागरिक दिखा रहे हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए समय है इनके पास, लेकिन बेहाल मजदूरों के लिए इतना भी समय नहीं है कि उनको कम से कम खाना और पानी दे सके, जो दिल्ली और मुंबई की सड़कों और रेलवे स्टेशनों के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। कई दिन पूर्णबंदी का मकसद अगर था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, तो यह कहना ज़रूरी होगा कि इस मामले में हमारे शासक पूरी तरह नाकाम रहे और इंसानियत दिखाने भी।
मुंबई में एक बहुत बड़े बिजनेस मैन थे जिसे ठाकरे सरकार ने रिलैक्सेशन दिया था कि जाइए आप अपने परिवार के साथ घूम के आइए। ऐसे तमाम तरह के नेता मिले, आइडेंटिफाई भी हुए। तो इसी माध्यम से यही पता चलता है कि कुछ लोग हैं हमारे देश में जिन्हें अलग से संविधान हो सकता है दिया गया हो, उसकी प्रतिलिपि दी गई हो जो हमें और आप पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मैं इनसे आज बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आईना दिखाने का कोशिश किया बहुत था। और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि दोस्तों इस लेख से आपने क्या सीखा।